बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासत की बसात पर खेल दिलचस्प होता जा रहा है और मैदान से ज्यादा बंद कमरों में ये खेल जोरों शोर से जारी है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जारी सियासी खेल इतना करिश्माती है कि उसने सऊदी अरब और कतर की 3.5 साल बाद दोस्ती करा दी है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आलमी कुव्वतों से अपने सियासी रवाबत बहाल करने में कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली ने अरब ममालिक को यह मोहलत फराहम कर दी है कि वो ट्रंप की वजह से बिगड़ने वाले ताल्लुकात पर ना सिर्फ नजरसानी करें बल्कि उन्हें फिर से बहाल करें। तो अरब ममालिक को अमेरिका के अंदर तब्दीली ने एक नया मौका फराहम कर दिया, तो पुराने ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। जराए का दावा यह है कि इस वक्त बरतानिया, सऊदी अरब, कतर और तुर्की से नवाज शरीफ मुस्तकिल राब्तों में है। बरतानिया में तो खुद मुकीम है, लेकिन बाकी ममालिक से भी उनके राब्ते जारी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी हल्के और ताकतवर हल्के दबाव महसूस कर रहे हैं। बदकिस्मती से खान साहब ने कई ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और बहुत हद तक वो ताल्लुकात नजर भी आते थे, लेकिन ट्रंप हारने के बाद मंजरनामे से बाहर हो चुके हैं। अब वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट का उस तरह हिस्सा नहीं है जिस तरह वो पहले थे। पहले वो अमेरिकी सदर थे और पूरे अरब ममालिक पर और रीजन पर वो पूरी तरह असरअंदाज हो रहे थे। चीन, सऊदी अरब और यूएई के साथ भी खास साहब के ताल्लुकात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है या आइडियल नहीं रहे। हुकूमत से ज्यादा ये ममालिक पाकिस्तानी फौज पर एतमाद करते थे और करते हैं, और फौज वो वाद इदारा है जिसने खान साहब की हुकूमत को मुआशी और सियासी तौर पर खुले बंदो सपोर्ट किया। तो देखा जाए तो इस वक्त आलमी सतह पर खान साहब अकेले नजर आते हैं। रियासत के साथ ममालिक के ताल्लुकात मफादात की बुनियाद पर होते हैं, तो रियासतों के आपस में ताल्लुकात है, लेकिन हुकूमतों के ताल्लुकात उस तरह नजर नहीं आते। हुकूमतों के ताल्लुकात में हेड ऑफ स्टेट का सबसे ज्यादा और अहम रोल होता है। हेड ऑफ स्टेट किसी भी मुल्क का फेस होता है और उसकी अपनी ऐसी पर्सनैलिटी होती है या करिश्मा होता है कि कई ममालिक के सरबराहान के साथ वो अटैच होता है, जिससे मुल्क को फायदा होता है। जिस तरह नवाज शरीफ के बहुत से ममालिक के सरबराहान के साथ जाती ताल्लुकात थे, तो इस वक्त खान साहब इस सहूलत से महरूम है। मुमकिन है नई अमेरिकी हुकूमत के साथ खान साहब के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाए, तो उन्हें दोबारा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की पजीराई मिल जाए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ दौड़ में आगे निकल चुके हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद ना करने का ऐलान करके बहुत बड़ा तीर मारने की कोशिश की, तो इसका जवाब नवाज शरीफ ने यह कहकर दिया कि वो इन मामलात से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो नवाज शरीफ का यह स्टेटमेंट उनके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। हुकूमत उन पर जरा सा भी दबाव डालने में कामयाब नजर नहीं आती। नवाज शरीफ के इत्मीनान की दूसरी बड़ी वजह यह है कि कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक उन्हें मेहमान बनाने बल्कि शहरियत तक देने पर तैयार हैं। कतर और सऊदी अरब में 3.5 साल पहले जबरदस्त नाराजगी हुई थी और अमेरिका ने इस तरह की चालें चली कि सऊदी अरब और उसके जेर असर अरब ममालिक ने कतर को अरब लीग से निकाल दिया था। जबकि नवाज शरीफ से सऊदी अरब कितना नाराज था, ये बात भी बिल्कुल राज नहीं रही। आलमी एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से महरूमी और मुख्तदर हल्कों की नाराजगी से शरीफ खानदान मुश्किलात का शिकार हुआ, जेलें भी काटी, सजाएं भी बर्दाश्त की। अब भी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नायब की तहवील में है। मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं। शरीफ खानदान के कई लोगों को, बल्कि खानदान की कई खवातीन को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। हुकूमत ने बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट को नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत ढूंढने और मुकदमा बनाने के लिए करोड़ों डॉलर अदा किए, लेकिन मुकदमा ना बना सकी। नाइली के लिए यूएई की तरफ से फराहम करदा सासे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। अब अमेरिकी कंपनी ने लंदन हाईकोर्ट में शरीफ फैमिली के एवरफील्ड अपार्टमेंट तहवील में लेने के लिए मुकदमा कायम किया, तो वो मुकदमा वो हार गई, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को वो रकम अदा करना पड़ी। यानी ब्रॉडशीट कंपनी को 28.7 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जेब से अदा किए।
अब ये ब्रॉडशीट कंपनी के हवाले से और उस मुकदमे के हवाले से बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 1999 में जब पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद इसी तरह साबिक हुक्मरानों जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग शामिल थे, यानी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो, इनके असासे ढूंढने का काम एक अमेरिकी कंपनी ब्रॉडशीट को सौंपा। यह काम मुशर्रफ ने अपनी बनाई हुई नैब के जरिए दिया। 2004 में नैब का और ब्रॉडशीट कंपनी का मुआहिदा खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा खासम की हुकूमत आई तो फिर से ब्रॉडशीट कंपनी सामने आई और बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट का यानी बरतानिया हाई कोर्ट का फैसला नैब, मौजूदा नैब और चेयरमैन एहतसाब शहजाद अकबर की नाकामी है, जिन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी को यह रास्ता दिखाया कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से जो पैसा वसूल करना है, यानी जो इन्वेस्टिगेशन वो करते रहे हैं मुशर्रफ साहब या नैब के कहने पे, उसके पैसे वो नवाज शरीफ के 4 फ्लैट की अटैचमेंट के जरिए हासिल कर सकते हैं और इसलिए उनको मुकदमा दायर करने का रास्ता दिखाया। लेकिन बरतानवी अदालत ने इसका फैसला नवाज शरीफ के हक में दे दिया। अब यह जुर्माना पाकिस्तानी हुकूमत को अदा करना पड़ा है। तो नैब ने नवाज शरीफ के बरतानिया में असासे ढूंढने के लिए जो फर्म हायर किए थी वो असासे तो ना ढूंढ सकी, उसके बाद वो पाकिस्तान की जानिब से अदायगी ना होने पर खामोश होकर बैठ गई। लेकिन फिर जब खासम की हुकूमत आई तो दोबारा उनको एक्टिव किया गया, तो अब पाकिस्तान को तकरीबन 21 मिलियन पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा है। और यह रकम एवरफील्ड हाउस में नवाज शरीफ के उन फ्लैटों की कीमत से कहीं ज्यादा है जो जिसके बारे में शोर मचाया जाता जी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बने हैं। बरतानवी अदालत का नवाज शरीफ के हक में फैसला न सिर्फ नैब बल्कि हुकूमत की नाकामी है, जिन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी जो 2002 में मुशर्रफ से वाजबात वसूल करने में नाकाम होने के बाद चुपचाप बैठी थी, उसको यह रास्ता दिखाया। और हमने जो 4.5 अरब रुपए मारने IMF के मुंह पर थे, लेकिन मारे हमने ब्रॉडशीट कंपनी के मुंह पर। तो सवाल यह कि कितने नफलों का सवाब मिला। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात को ना पाकिस्तान के अवाम मान रहे हैं, ना बरतानवी अदालत ने तस्लीम किया है, ना उन ममालिक ने जिन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने में मदद की, उनको भी समझ में आ गई है कि जो इल्जाम लगाए गए थे वो दुरुस्त नहीं है, उसमें किसी ने उनके कान भरे या कुछ भी हुआ। लेकिन अब वो सारी बातें खुल के सामने आ चुकी है। 2.5-3 साल में हुकूमत ने बहुत सारी कोशिश की कि कोई सबूत निकाल लें, करप्शन की कोई चार्जेस लगा दे, उन पर सजा सुना दे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। तो एक तरफ एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहा है और दूसरी तरफ पसे पर्दा कुव्वतें जोड़ तोड़ में मसरूफ है, जिसका मतलब यह है कि है कवाकब कुछ और नजर आते हैं कुछ और। हुकूमत अपोजिशन के इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन में उलझी हुई है, जबकि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो इन बातों से बहुत आगे निकल गए हैं। तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ फिर, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। सदाकत अब्बासी तर्जमान हैं हुकूमत के। देखते हैं कि वो क्या क्लेम करें। महंगाई के हवाले से बात हो रही है, टू द पॉइंट में। वॉच सदाकत अब्बासी। स्टेट ऑफ डिनाइल क्यों है? अवाम जो है वो वाकई बहुत परेशान है। आप बड़ा सुने जाते हैं, जी आप देखे जाते हैं और आप पढ़े जाते हैं। मैं जो बात करूंगा, अगर ये कोई गलत फैक्ट होते हैं तो आप जरूर ट्वीट कीजिएगा आज जाके। मैंने जो बात की है, जरूर महंगाई हुई है और 2 साल बहुत महंगाई थी क्योंकि डिवैल्यूएशन हुई। मैं जो कह रहा हूं, स्टेट बैंक की फिगर्स के मुताबिक आखिरी 2 हफ्तों का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो ओवरऑल महंगाई बताता है, और एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो इंतहाई जो जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं, उनमें जो इंक्रीज थी वो 6% थी, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। रही बात दिसंबर का महीना है, ये कह रही फैक्ट्रियां बंद होगी। पाकिस्तान के तारीख के जितने दिसंबर पाकिस्तान ने देखे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट
2.35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। किसी दिसंबर में पाकिस्तान की तारीख में इतनी एक्सपोर्ट हुई है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये नहीं हुई। आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर था, आप सुन लेना, सुधाकर साहब को दोबारा बात रिपीट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, चैलेंज दिया उन्होंने। सुधाकर साहब ये एक्सपोर्ट वाली बात दोबारा बताइए जरा। 2.32 बिलियन 2.35 बिलियन जो 2 अरब और 35 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट इस महीने में हुई है, पिछले महीने में, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी दिसंबर में इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि आप उस सीजन का मुकाबला करते हैं, बिकॉज वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होती है। कहने की बात है कि आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बैठ गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। आज जाके देखें, आपको टेक्सटाइल का स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, चाहे वो आप फैसलाबाद में बात करें, आप सियालकोट में बात करें। पाकिस्तान का जब हम आए थे तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। खसारे का मतलब मंसूर कि 20 अरब डॉलर हमारे पास कम थे, बोरो करने थे। आज वो जीरो हो गया, बल्कि सरप्लस हो गया। तो ये सारी बातें, इनका वावेला कोई अवाम नहीं भाई। हुकूमत का दावा यह है कि महंगाई पिछले 2 साल में सबसे कम तरीन सतह पर आ गई है। तो जो 2 साल पहले महंगाई थी वो क्या किसी और दौर हुकूमत में थी? हाँ, सब जब इक़्तिदार में आए थे तो महंगाई 3 से 4% थी, जो पहले 100 दिन में ही 7 से 8% तक हो गई थी। हाँ, सब ने कहा था हम पहले 100 दिन में सिम दुरुस्त कर लेंगे, तो पहले 100 दिन में जो सिम बनी थी वो महंगाई ऊपर जाने की थी, तो महंगाई ऊपर पहुंच गई, फिर वो 13 से 16% तक चली गई। अब सरकारी दादोशुमार ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो हमने कम कर दी है, तो उसे बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। यानी अभी भी साबका दौर हुकूमत से दुगनी महंगाई है, 7 से 8% है, और इसे भी बहुत बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। मुशर्रफ के शादियाने बजाए जा रहे हैं। अगर 2019 में ये शरह 12.9% थी, तो आज ये 7-8% है, लेकिन फिर भी बहुत हाई है। कल चीनी की कीमत पर थोड़ी सी कमी हुई तो खान साहब ने उसका ट्वीट किया, क्रेडिट ले लिया कि हमने बड़ा काम किया और चीनी की कीमत कम कर दी है। ये कोई 2-2.5 साल बाद चीनी की कीमत जो है वो थोड़ी कम हुई थी, आज चीनी फिर 100 रुपये किलो क्रॉस कर गई है। तो सरकारी दादोशुमार अगर दिसंबर के देखने हैं तो दिसंबर में भी अंडा 15.67%, बिजली 5.9% और मेडिसिन 1.29% बढ़ गई है। अगर सालाना बुनियादों पे देखें तो चिकन 67% महंगा हुआ है, अंडे 64%, आलू 35%, गंदम 24%, घी 17%, ऑन एंड ऑन, चीनी भी 15% महंगी हो गई है। तो ये भी सरकारी इदारा-शुमार है, यानी मुआशी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। और जो असल बात है कि महंगाई सिर्फ ग्रॉसरी नहीं होती कि आप कोई चीनी, आटा, दाल ये सस्ती हो गई तो जी ये बहुत महंगाई कम हो गई, ये थोड़ी महंगी हो गई तो बहुत महंगाई हो गई, बल्कि वो सबसे जो ज़्यादा महंगाई है वो बिजली गैस के बिल है, घरों के किराए है, कपड़े, ट्रांसपोर्ट है, मेडिसिन है। तो हुक्मरान जमात का अलमिया ये है कि ये उन चीज़ों का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं जो काम उन्होंने किए नहीं। ये सारा हालात वाक़यात पे इंसार हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है, कभी महंगाई बढ़ गई कभी कम हो गई। वो जहांगीर तरीन साहब जब वापस आए थे तो लगता यूँ था कि उनको इसी श्योरिटी के ऊपर लाया गया या उनको इजाज़त मिली कि आए और थोड़ी सी चीनी कम कराए, क्योंकि हो नहीं रही थी। वो आए और उन्होंने 4 दिनों के लिए चीनी कम करा दी, चीनी की कीमत कम करा दी। अब जाहिर है वो इन द लॉन्ग रन वो जिन्होंने चीनी से माल कमाना है वो कितने दिन सब्र करें। तो अब फिर चीनी की कीमत जो है माशाल्लाह वो 100 क्रॉस कर रही है। तो अब भी खास ट्वीट करके जी हमने महंगाई कम कर दी। तो महंगाई कम जिस दिन होगी उस दिन अवाम खुद मुसर्रत के शादियाने बजाएंगे, हम खुद अनाउंस करेंगे महंगाई कम हुई है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना माश की दाल 2 रुपये सस्ती हो गई तो महंगाई कम हो गई। तो महंगाई सिर्फ खाने पीने की अशिया नहीं, यहाँ पे लोगों की जो फीकस आमदनी है वो इतनी कम हो गई है, जो असल जिसकी वजह से महंगाई कहा जाता है कि जी हो गई है, कि आपकी बाइंग पावर ही नहीं रही, आपके पास कमाने के जराए नहीं रहे। जब कमाने के जराए नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, तो फिर हर चीज़ महंगी लगती है। वो कहते हैं ना कि अगर जेब में पैसे हैं तो फिर हर चीज़ सस्ती लगती है, और अगर जेब खाली है तो फिर हर चीज़ महंगी लगती है। और अब बात करते हैं शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में पॉलिटिकल एनालिस्ट है हामिद मीर, और PDM की सियासत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो वो कोई ये तासुर देते हैं इस तरह का जैसे ये हुकूमत ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और हुकूमत खत्म होने के बाद जो नया सेटअप है उसमें अपना शेयर लेने के लिए अब वो एक दूसरे के खिलाफ
साजिशें कर रहे हैं और एक दूसरे के से कुछ बातें छुपा रहे हैं। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। खास तौर पे जब हम प्राइवेटली को बात करते हैं पीपल्स पार्टी के लोगों से, तो उनसे जब यही हम सवाल करते हैं जो सवाल आपने मुझसे किया है कि भाई आप बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, आप सेनेट में भी के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आपने जब ये करना था तो पहले आपने ये चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं किया, ये चीज़ें आपने पहले डिस्कस क्यों नहीं की? तो वो कहते हैं जी सिचुएशन चेंज हो गई है और अब हमें अपने फ्यूचर का देखना है। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई है और अब आप नए सेटअप में अपना हिस्सा तलाश कर रहे हैं, बल्कि आप तो ये इस तरह की बातें करें कि इलेक्शन होने वाला पाकिस्तान में नया, तो वो ये नहीं बताते कि ये हुकूमत किस तरह जाएगी और शायद वो चीज़ें कुछ छुपाते भी हैं। इसी तरह आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो सीनियर रहनुमा है उनका एटीट्यूड भी जो है वो अचानक तब्दील हुआ है। उन्होंने भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत शुरू कर दी, वो भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो आज जो बन्नू में जलसा है उस जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी नहीं थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा जलसा कर दिखाया आपको। तो ऐसा लगता है कि अब जो पीडीएम की जो जमातें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब सिर्फ एक ही नुक्ते पे इत्तेफाक करती हैं और वो नुक्ता यह है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, और दूसरी तरफ ये जमातें जो हैं ये बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा जोड़ तोड़ कर रही हैं, ऐसी को गुफ्तगू कर रही हैं, बातें कर रही हैं जिसमें इनके अपने इख्तिलाफात भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा। देखिए, कभी कभी यूँ लगता है कि अपोजिशन भी नहीं चाहती कि हुकूमत गिर जाए। जब भी अपोजिशन उस लेवल तक जाती है जहाँ ये महसूस होता है कि हुकूमत के लिए ख़तरा बढ़ गया है और अब गए कि तब गए, खुद अपोजिशन बैकआउट कर जाती है, थोड़ा गो स्लो पर चली जाती है। मौलाना फजलुर रहमान का आखिरी साल का धरना हो, यानी पिछले साल का, जब वो धरना दिए इस्लामाबाद बैठे थे और फिर अचानक वापस चले गए, उस वक्त भी लगा यही था कि कुछ लिए दिए बगैर नहीं जाएंगे, या फिर पीडीएम की जानिब से जलसों के लिए सर्द मौसम का इंतखाब हो या इस्तीफों की डेडलाइन हो। तो अपोजिशन अपनी माइट तो शो कर रही है, ताकत तो दिखा रही है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जा रही। तो जलसे, जुलूस और रैलियां ताकत के मुजाहरे या शो ऑफ पावर के लिए तो लगते हैं, ताकि पावर दिखा के किसी को मुज़ाकरात या डायलॉग के ऊपर लाया जाए, और ये किए इसलिए जाते हैं। अब जो इसका अगला मरहला है जिसमें लॉन्ग मार्च, धरना या इस्तीफे, वो उस सूरत में होंगे जब कोई चॉइस बाकी न रह गई हो। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि डायलॉग के लिए राब्ते खुलेआम हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और बैकडोर भी चल रहे हैं। जो लोग अंदर रहे उनसे भी मुलाकातें चल रही हैं, उनको भी पैगाम भेजे, लिए और दिए जा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर भी जा चुके हैं ताकि बाहर बैठ के उन पैगामों के ऊपर कोई अपना लायबल बना सके। तो फिर एक्सट्रीम लेवल पर जाने की जरूरत नहीं समझी जा रही। अब वो कहते हैं ना, जो काम प्यार से हो जाए उसके लिए बंदूक चलाने की जरूरत नहीं होती। तो अपोजिशन, मुझे भी लगता है कि इस पोजीशन में आ चुकी है जब उनकी बात सुनी, सुनाई या समझी, समझाई जा रही है। अब मसला सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं रह गया। मुझे यूँ लगता है, मेरा गुमान ये है कि मसला हुकूमत की तब्दीली नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या, कि उसके आगे क्या करना है। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि फवाद चौधरी क्या फरमाते हैं। वॉच दिस। ना हमदुल्लाह साहब हमारे तो खैर दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन डॉक्टर साहब और हाफिज साहब जो हैं, इनकी बातों से आपको एक बात तो तय हो गई है ना कि इनको इमरान फोबिया हुआ है। जो भी बात कोई हो रही हो, टेररिज्म की हो रही हो, कोई बात जो है उसकी हो रही हो, इनको सिर्फ एक है जी वो इस्तीफा दें। अगर ये फोबिया इस्तीफा दे, बात ये है, जरा बात मुकम्मल कर लेते। फोबिया तो है आपको, लेकिन आप लोगों बात ये है कि इशू ये है, डॉक्टर साहब हमारे, डॉक्टर साहब तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन बड़े गहरे दोस्त हैं, बहुत गहरे, इसमें बहुत ही गहरे दोस्त हैं, कोई शुबा नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये सारे जो है ना, इनको प्रॉब्लम हो गया कि इमरान खान को इस्तीफा
दे के वो 1,72,00,000 वोट लेके आया है। आप अगली दफा हिम्मत करिएगा 2 करोड़ वोट लीजिएगा, आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि इस्तीफा दें, आप इलेक्ट हो जाइएगा। आप यानी ये JUI अब जो हाफिज साहब जो है, ये 1100 सीटों पे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, 60 इनके कैंडिडेट खड़े होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और ये बड़े बड़े नारे मार रहे हैं इमरान खान इस्तीफा दे। भाई आपके कहने में क्यों दें, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना काम करें जाके, आप वहाँ पे आपकी पार्टी ANP, आपने जिस तरह से बताया PDM तो एक अजीबो गरीब जो है ना वो हांडी है, जिसमें वो क्या है कि भानमती ने कुंबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंबा पाला। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे, साथ मरियम बीबी खड़ी होती हैं। बिलावल भुट्टो साहब मदरसे की सियासत के खिलाफ दिन रात उनकी बातें मदरसे के स्टूडेंट से खिताब कर रहे होते हैं। इमरान खान मुखालफत एक में और भी बात कह दिया करें ना कि इमरान खान साहब ने 2002 में मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट भी डाला था। वो 2002 में डाला था ना, गलतियां कई दफा होती हैं। वो तो इस तरह तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो कांग्रेस में थे, वो कोई वो तो हो जाएगा। ये आपको खुल गई ना बात। नहीं वो क्या है, वो तो बंदा वक्त के मुताबिक होती है। तो 2002 में इमरान खान साहब कांग्रेस में थे। बात ये है नहीं, वो एक देखें वक्त के मुताबिक चीजें होती हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस। ऐसे नहीं इमरान होती। साहब से मुकाबला करेंगे तो कायदे आजम का भी फिर नहीं छोड़ेंगे। इशू ये है देखिए, गुजारिश ये कि खान साहब कायदे आज़म नहीं है, वो वज़ीर आज़म है। ना उन्हें कायदे आज़म समझना चाहिए, ना उन्होंने कायदे आज़म जैसा कोई एक भी मार्कातुल आरा काम किया है, ना ही किरदार में या गुफ्तार में उन्हें कायदे आज़म जैसा समझा जाना चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर ख़ुद को दिलीप कुमार समझने से कोई दिलीप कुमार नहीं हो जाता। और दूसरी बात यह कि दुनिया मकाफात अमल है। कल तक बशमूल वज़ीर आज़म सारी हुकूमत नवाज शरीफ कर रही थी और नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला थी। आज हुकूमत ये शिकवा कर रही है कि अपोजिशन इमरान फोबिया का शिकार है, जबकि अपोजिशन खुलकर ये कह चुकी है कि उनकी लड़ाई हुकूमत से है ही नहीं। हुक्मरान जमात मौलाना फजलुर रहमान की भी सियासी अहमियत से इनकार करती है, तो चाहे जितना मर्जी आप इनकार कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान की कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है। अगर न्यूसेंस वैल्यू नहीं है तो फिर हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर क्यों चढ़ी हुई है? और बार बार शेर रशीद साहब ये क्यों फरमा रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अगर काबू में आ जाएं, वही तंग कर रहे हैं और वही उनकी वजह से हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। तो उनकी सियासी अहमियत से आप जितना मर्जी इनकार कर लें, मगर उनकी इस हैसियत से आप इनकार नहीं कर सकते कि वो इस वक्त PDM के सरबराह हैं, यानी उस सियासी इत्तेहाद के सरबराह हैं जिसमें एक साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, और एक साबिक वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, और राजा परवेज़ अशरफ भी है। तो कई वज़राए आज़म हैं, कई सदर हैं, कई बड़ी सियासी जमातें हैं, वो सब के वो सरबराह इस वक्त उस सियासी इत्तेहाद के। तो हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उसके सरखेल भी मौलाना फजलुर रहमान है। अब पार्लियामेंट में उनकी सीटें ज़्यादा है या कम है उसको आप एक साइड पर रखें, तो इस वक्त ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, अगर उनके जलसे देखें तो उसमें हज़ारों लाखों लोग शरीक हो रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो उनकी एक आवाज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो हुकूमत को असल खदशा या खतरा मौलाना फजलुर रहमान से महसूस हो रहा है, और ये वही खदशा है और ये वही खौफ है जिसको छुपाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की सियासी अहमियत को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इकॉनमी पे बहुत बात हुई मईशत के ऊपर। मैं मईशत कहता हूँ तो लोग इतराज़ करते हैं जी मईशत कहा करें, तो चले वज़ीर आज़म साहब तो माशियत कहते हैं, तो चले हम मईशत पे गुजारा कर लें। तो मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं जरगा में फ़ारूक सलीम कि क्या हुकूमत जो दावे कर रही है मईशत के हवाले से, क्या वो दावे दुरुस्त है या उन दावों में सदाकत नहीं है? वॉच दिस। कि मईशत दानों से आप जितना दूर रह सकें उतना दूर रहने की कोशिश करें। ये मईशत दान है, ये वुज़रा के कानों में, इवन वज़ीर आज़म साहब के कानों में ऐसी इस्तिलाहें डाल देते हैं जिसका आम आदमी से कतन कोई ताल्लुक नहीं। अब पिछले साल भर से हम एक इस्तिलाह सुन रहे हैं करंट अकाउंट सरप्लस। अब आम आदमी से इसका क्या ताल्लुक है? फिर महीना भर पहले से हमने सुनना शुरू कर दिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर वो स्टॉक मार्केट की बात शुरू हो जाती है कि स्टॉक मार्केट बड़ी तेजी से जा रही है। इन इस्तिलाहों का आम आदमी से कतन कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अगर PTI का अपना मैनिफेस्टो जो 2018 में उन्होंने इलेक्शन मंशूर दिया था उसको निकाल के देख लीजिए, तो पूरे के पूरे मंशूर में
करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कोई एक वादा भी नहीं किया गया, नॉट वन। और जहां पे इस्लाहात या रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया, कोई 46 मरतबा मैंने गिना है, 46 टाइम्स रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, इस सेक्टर में रिफॉर्म, उस सेक्टर में रिफॉर्म। तो करंट अकाउंट सरप्लस का, करंट अकाउंट डेफिसिट का आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये ठीक है कि मईशत दान आपस में बैठें और मईशत दान आपस में ये बहस करें, लेकिन आम आदमी का जो आपने अपने इब्तदाई में बताया वो 3 चीजें हैं, वो आटा है, वो चीनी है और वो बिजली है। अच्छा, फिर आपको कोई मईशत दान नहीं चाहिए जो आपको ये बताए कि हमारी मईशत किस सिमत में जा रही है, अच्छी जा रही है या बुरी। देखिए, अवाम किसी को हुकूमत में लाते हैं तो अवाम का एक ही एजेंडा होता है, वो उनके मसाइल का हल है। लोग इसी बात पर वोट देते हैं कि सबसे पहले उनके मसाइल हल किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर वो लोग होते हैं जो कि मुल्क की मसाइल के हल की बात करते हैं, वो ज़रा बड़ा सोचते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका आम लोगों के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता, खाते पीते लोग होते हैं, तो अपने मसाइल खुद हल करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन 70% अवाम वो है जिनके मसाइल कुछ और हैं, और उनका सबसे बड़ा मसला रोज़गार है, खुराक है और घर या छत है। जब वो मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर बेचैनी और इस तरह बढ़ता है। तो खान साहब की हुकूमत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, मैं मईशत के अदाद शुमार पे नहीं जाता, फिगर्स पे नहीं जाता, लेकिन जो खान साहब के ऊपर एतराज़ किए जाते हैं, इस हुकूमत के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है, वो क्रिटिसिज्म 2-3 हवालों से सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मईशत के हवाले से होता है। खान साहब ने जो दावे मईशत के हवाले से किए थे, उससे लगा ये था कि पाकिस्तान, जब खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, और पाकिस्तान, उन्हें पता है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे कैसे डालना है, और खान साहब को पूरा पता है कि जो पुरानी हुकूमत है उसने कितनी खराबी की हुई है, और वो खराबी वो आते ही ठीक कर देंगे। यानी ये वो मैकेनिक था जिसने गाड़ी ठीक करने का दावा किया था। तो जब वो मैकेनिक गाड़ी ठीक करने आया तो जो गाड़ी थोड़ी बहुत चलती चलाती थी, वो उसका भी भट्टा बैठ गया। अब जिसके दावे वो करते हैं कि ये कामयाब, फलां कामयाबी, उसको अवाम कामयाबी नहीं मानते, क्योंकि अवाम के मसाइल तो दूसरे हैं। दूसरा बड़ा दावा उनका इदारों के रिफॉर्म्स के हवाले से था, जो मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोग या 2-4 लोग मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो ये कहते हैं जनाब फलाना इदारा ठीक नहीं काम कर, स्टील मिल को ठीक करो, रेलवे को ठीक करो, PIA ठीक करो, बड़े पैसे कमाने बड़े, तो ये उनके मुतालबे होते हैं। लेकिन वो भी मामला हल ना हो सका। पुलिस का आपको हाल पता ही है कि अभी पीछे वो SP, वो लाहौर के जो CCPO चेंज हुए हैं, उनके बारे में किस तरह बुलंदोबाग दावे किए गए, और फिर वो इस तरह गए कि उनको जाते भी पता नहीं चला, पता नहीं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हाल उनका हुआ। तो ये उन अकेले का नहीं हुआ, उनसे पहले बहुत से लोग बेचारे इसी तरह दावों के साथ लाए गए और भेजे गए, क्योंकि रिफॉर्म्स हुई नहीं, सिस्टम वही का वही है। अच्छे से अच्छा अफसर भी आता है तो बेचारा इसी तरह रुसवा कर निकलता है, और जो आदि मुजरम होता है वो सिस्टम के अंदर रह के काम करता है, 2-4-6 महीने ज़्यादा काम कर लेता है। तो खान साहब ने सिवाय मुखालफिन का तिया पाचा करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो असल मसला तो अवामी मसाइल का हल है, और हालात जब अच्छे होते हैं तो कहते हैं ना, चांद चढ़ता है तो पूरी दुनिया को नजर आता है। हालात जब अच्छे होते हैं तो सबको पता चल जाता है, और बुरे होते हैं तो सबको महसूस होता है। मईशत एक्चुअली वो चांद है कि उसकी रोशनी जितनी फैलती और बढ़ती है उतना ही अच्छा लगता है, और जब ये रोशनी मध्यम हो जाती है तो जिस तरह आसमान तारीकी में डूब जाता है, इस तरह डूबी हुई मईशत भी इंसान को तारीकी में ढकेल देती है। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का ये हाल है कि उन्हें मईशत नहीं नजर आती, सिर्फ तारीकी नजर आती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तब तजज़ियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।